हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। और आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मूल्यांकन का सबसे लास्ट पार्ट, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। और इस टॉपिक से आपके डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पीछे के जो रीट के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर भी उपलब्धि परीक्षण से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आया है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, उपलब्धि परीक्षण में हेडिंग डाल देता हूं अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई अचीवमेंट टेस्ट का अर्थ क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके चरण क्या है और उपलब्धि परीक्षण तैयार करने के महत्व क्या है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब किसी स्टूडेंट के या किसी छात्र के सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक जो नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, उसकी जब हम जांच करते हैं, उसका टेस्ट या परीक्षण करते हैं, तो ऐसे परीक्षणों को क्या कहा जाता है, उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। यानी सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत हम सैद्धांतिक पक्ष की भी जांच करते हैं और हम इसके साथ साथ प्रायोगिक पक्ष की भी जांच करते हैं। मैंने इसके लिए आपके एक ग्राफिक्स तैयार किया है, देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ग्राफिक्स है जिसमें लिखा हुआ मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कि अचीवमेंट टेस्ट का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, विद्यार्थी के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो जब विद्यार्थी के सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, उपलब्धि परीक्षण में आपको केवल दो ही पॉइंट याद रखने, एक तो सैद्धांतिक पक्ष की जांच की जाती है और दूसरा व्यवहारिक पक्ष की जांच की जाती है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज आप में कितना उसकी जांच की जाती है, जिसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण क्यों किया जाता, व्हाट इज द रोल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो देखो, उपलब्धि परीक्षणों का यदि हम महत्व की बात करें तो स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है, इसके आधार पर हम पिछड़े बालकों का पता लगा सकते हैं। कि मान लो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनका आपने क्या लिया, उनकी अचीवमेंट का टेस्ट किया, आपने उनका परीक्षण किया, तब इससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन से स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल कितना है, कि वो एवरेज है, जीनियस है या वो पिछड़ा बालक है। तो अपने लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जानने की जरूरत क्या है कि जो पिछड़े बालक है सबसे पहले उनकी पहचान करो। फिर सेकंड थिंग, उपलब्धि परीक्षण में ही हम आगे दो बातें करते हैं, एक तो निदानात्मक शिक्षण और दूसरा आता है आपके उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि बच्चे के पिछड़ापन का कारण क्या है, उसकी वजह क्या हो सकती है। तो जब हम किसी की कमी का पता लगाते हैं या पिछड़ेपन के कारण को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये कौन सा पक्ष होता है, डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट होता है, जिसको हम निदानात्मक पक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। और फिर जब आपने किसी की कमी का पता लगा लिया है, ठीक है, तो उसके बाद में उस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, उसमें इंप्रूव या सुधार कैसे किया जा सकता है। तो जब आप किसी की कमी को बिल्कुल कंप्लीटली उसको दूर कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं, कौन सा पक्ष हो जाता है स्टूडेंट, रेमेडियल एस्पेक्ट हो जाता है, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। तो सीधा सीधा महत्व के अंदर हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम पिछड़े बालकों के बारे में पता लगाते हैं कि भाई पिछड़े बालक कौन से हैं, फिर उनकी उपलब्धि का रीजन क्या है और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। देखिएगा लिखा हुआ यहां पर पहला पॉइंट,
पिछड़े बालकों की पहचान करना। आशा करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उपलब्धि परीक्षण का दूसरा महत्व दिया हुआ, जिसको मैंने आपको डिस्कस किया था, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो मैंने आपको बताया ही था, सबसे पहले आपने क्या किया, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पिछड़े बालक की पहचान की। क्योंकि मेनली ध्यान देने योग्य जो बालक होते हैं वो कौन से होते हैं, पिछड़े बालक। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड होते हैं, उनका थोड़ा एजुकेशन से रिश्ता नाता कम होता है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे बुद्धि वाले टॉपिक में। जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खुद को लेके बहुत अवेयर होते हैं। तो उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, हमने सबसे पहले पिछड़े बालकों की क्या की, पहचान की। फिर हमने क्या किया, निदानात्मक पक्ष यूज किया कि भाई उसके पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है। और फिर हमने क्या किया, उपचारात्मक शिक्षण यूज किया कि हमने जो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से उसकी कमियों का जो पता लगाया है उसको दूर किसके माध्यम से करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से करेंगे। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करता जाऊंगा। इसी अगली कड़ी में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कितने चरण या पद आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहां पर उपलब्धि परीक्षण के टोटल कितने स्टेप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको यहां पर 4 स्टेप्स की जानकारी होनी चाहिए। आपको मैं ग्राफिक्स के माध्यम से ही बताता हूं, देखिएगा। देखो ये एक पॉइंट दिया हुआ है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण। तो देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के टोटल 4 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो बात करता है यू हैव टू प्लान, कि भाई उपलब्धि परीक्षण का जो आप निर्माण करने जा रहे हो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाई जाएगी, योजना बनाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है दुनिया का कोई भी काम हो सबसे पहले वो वेल प्लान्ड होना चाहिए, एक अच्छी योजना का निर्माण वहां पर होना चाहिए। अच्छी योजना का निर्माण कर लेने से क्या होता है, किसी कार्य में समय की बचत हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में परीक्षण की क्या बनाई, हमने योजना बनाई। तो सबसे पहला स्टेप किसका हो जाएगा स्टूडेंट, परीक्षण की क्या बनाना, योजना बनाना। अब जब हमने परीक्षण की योजना बना ली है तो अपना अगला स्टेप होगा, यहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चन की एक श्रृंखला तैयार करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो दूसरा स्टेप आपके क्या हो जाएगा कि भाई प्रश्नों का निर्माण करना। अब देखो प्रश्नों के निर्माण में भी आपको पता है प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सके। जैसे कि यदि हम बात करें तो यहां पर बात करेंगे हम ब्लूप्रिंट की, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण किया जाता है ना, उसका आधार जो है वो किसको माना जाता है, ब्लूप्रिंट या नील पत्र को माना जाता है। और ब्लूप्रिंट के बारे में मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा भी, यहीं पे ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट में चारों ही टाइप के क्वेश्चंस की जानकारी होती है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, जिसमें सभी टाइप के प्रश्नों को इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, अब प्रश्नों का निर्माण करने के बाद में देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना सेकंड स्टेप क्या आ गया, प्रश्नों का निर्माण करना। अब आपने क्या किया, टीचर ने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म कर लिए, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चनों का निर्माण कर लिया। फिर उन क्वेश्चनों में से क्या किया जाएगा, क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे, क्वेश्चन का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों का निर्माण करने के बाद में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, सभी क्वेश्चन देने नहीं, उनमें से कुछ क्वेश्चनों का आपको क्या करना है, चयन करना है, कुछ क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। तो तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्रश्नों का क्या करना, चयन करना। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट कार्य किसी भी चीज का क्या होता है, जो भी आपने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो भी आपने परीक्षण या टेस्ट तैयार किया है, उसका अंत में क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, यानी उसके गुण और दोषों की जांच की जाएगी, तथा मूल्यांकन के द्वारा यह भी पता लगाया जाएगा कि
जो परीक्षण तैयार किया गया है क्या उसको सरलता के साथ स्टूडेंट्स के ऊपर लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इन दोनों ही पक्षों के गुण और दोष की जो जांच है वो किसके माध्यम से की जाएगी स्टूडेंट्स, मूल्यांकन के माध्यम से। तो सबसे लास्ट स्टेप अपना क्या हो गया, परीक्षण का क्या करना, मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन करने पर हमें क्या पता चलेगा कि परीक्षण को क्या वास्तव में प्रैक्टिकली तौर पे और सरलता से स्टूडेंट्स के ऊपर लागू किया जा सकता है क्या, या जो परीक्षण आपने तैयार किया है उसके गुण और दोष दोनों की जानकारी आपको किसके माध्यम से पता चलेगी, मूल्यांकन के माध्यम से। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पॉइंट दिया हुआ है उपलब्धि परीक्षण के चरण, कुल 4 चरण है। सबसे पहले योजना बनाई, फिर टीचर द्वारा क्वेश्चंस तैयार किए गए, प्रश्नों का निर्माण किया गया, फिर उसमें से क्वेश्चन को क्या किया, चयन किया, सेलेक्ट किया गया, और सबसे लास्ट में हमने उनका क्या किया, मूल्यांकन किया। और उपलब्धि परीक्षण का जो आधार है वो किसको माना गया है, ब्लूप्रिंट को या नील पत्र को आधार माना गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने लास्ट में नोट डाल के लिखा हुआ भी है, देखिएगा ये नोट डाल के और स्टार पॉइंट करके लिखा हुआ है AT। AT का स्टूडेंट्स यहां पर मतलब है अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो अचीवमेंट टेस्ट जो है वो किस चीज पे आधारित होता है, ब्लूप्रिंट आधारित होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करने का जो बेसिस या आधार होता है वो क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। यही चीज आपके नोट डाल के लिखी हुई है, आप चाहे तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ ही साथ आप इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाना। पहले एक बार आप अच्छे से वीडियो को देखो, फिर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उनको अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसी अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला अपना स्टेप आ रहा है यहां पर, टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अपना पॉइंट क्या है कि उपलब्धि परीक्षणों के कितने प्रकार है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि उपलब्धि परीक्षण जो है वो कुल कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, 2 प्रकार के होते हैं। और अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उपलब्धि परीक्षणों के जो 2 प्रकार बताए वो किसके द्वारा बताए गए हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम यहां पर आता है, डगलस तथा हॉलैंड ने उपलब्धि परीक्षणों को कितने प्रकारों में बांटा, 2 प्रकारों में। ये देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, क्या नाम आ रहा है यहां पर, डगलस तथा हॉलैंड। तो आप ये अलग से याद रखना कि ये 2 टाइप किसके द्वारा बताए गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डगलस तथा हॉलैंड। और स्टूडेंट्स ये जो 2 प्रकार है, इन 2 प्रकारों में देखिएगा आप, पहला नाम आता प्रमापीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, और दूसरा आपके होता है अप्रमापीकृत या अमानकीकृत परीक्षण। तो देखिएगा इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है, मैंने यहां पर आपको एक टेबल के माध्यम से समझाया है। ये डिफरेंस आप अच्छे से समझना, आपको प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत परीक्षण होते क्या हैं, या मानकीकृत या अमानकीकृत परीक्षण होते क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला और जो मेजर डिफरेंस है, जहां से क्वेश्चन बनने की अच्छी खासी संभावना रहेगी, वो पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण जो होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड जो परीक्षण जो होते हैं, वो आपके व्यवहारात्मक पक्ष की जांच करते हैं, आपके व्यक्तित्व के जो सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो शारीरिक पक्ष जो होते हैं, यानी जो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट जो पर्सनैलिटी है, यानी व्यक्तित्व के जो सभी पहलू जो हैं, उनको किसमें शामिल किया जाता है, मानकीकृत या प्रमापीकृत परीक्षणों में। तो व्यवहारात्मक पक्ष की जांच जो है स्टूडेंट्स किसके द्वारा की जाती है, प्रमापीकृत या मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा। स्टार मार्क कर देता हूं, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि जो आपके ये अप्रमापीकृत या अमानकीकृत जो परीक्षण हैं, ऐसे जो परीक्षण है वो केवल और केवल आपके व्यक्तित्व के एक ही पक्ष की बात करता है। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष की जो जांच की जाती है कि आपको किसी चीज का कितना नॉलेज है, कितनी आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो ज्ञानात्मक पक्ष की जांच का संबंध स्टूडेंट्स किससे होता है, अप्रमापीकृत या अमानकीकृत परीक्षणों से। तो ये आपके कौन से पक्ष की जांच करता है स्टूडेंट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कौन से पक्ष की जांच करता है,
ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करता है, जबकि ये किसकी जांच कर रहा था, व्यवहारात्मक पक्ष की। सेकंड स्टेप, इन दोनों में से ज्यादा रिलायबल या ज्यादा विश्वसनीय क्यों माना जाता है, इसका रीजन क्या है? तो पहले तो आप एक पॉइंट समझिएगा, जो प्रमापीकृत जो परीक्षण होते हैं, ऐसे परीक्षण जो है विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो देखिएगा अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे, आगे जाकर देखो, हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। प्रमापीकृत परीक्षणों में आपके एग्जाम्पल आता है प्रश्नावली, साक्षात्कार, संचय्यालेख, समाजमिति, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिनको हम इससे जस्ट अगले वाले स्टेप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई भी इंटरव्यू होता है, जैसे आईएएस, आरएस या सब इंस्पेक्टर का जब इंटरव्यू फेस करने जब कोई कैंडिडेट जाता है, तो वहां पर जो इंटरव्यू की जो कार्यकारिणी होती है, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ भी होता है, आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने वाला विशेषज्ञ भी होता है। यानी ये परीक्षण ज्यादा रिलायबल क्यों है, क्योंकि प्रमापीकृत परीक्षण जो है वो किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं स्टूडेंट्स, विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जबकि ये कम विश्वसनीय क्यों होते हैं, क्योंकि इनको किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, शिक्षकों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सभी टीचर्स जो है वो अच्छे क्वेश्चंस को तैयार कर सके, ऐसी क्वालिटी हर टीचर में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो यहां पर विशेषज्ञ तैयार कर रहे थे, जबकि ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, शिक्षकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसलिए इनमें विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। जबकि अप्रमापीकृत परीक्षणों की जो विश्वसनीयता होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। अब मैं आपको यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं। आपसे ऐसा एक कोटेशन के रूप में, कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसके अनुसार अप्रमापीकृत या अमानकीकृत जो परीक्षण हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं, लेस रिलायबल होते हैं। तो याद रखना, इन परीक्षणों को कम विश्वसनीय किसके द्वारा बताया है, यहीं पर मैं शॉर्ट में एक नाम लिख देता हूं। ऐसा कहने वाले जो विशेषज्ञ थे उनका नाम क्या था, एलिस। तो याद रखना स्टूडेंट्स, एलिस कहते हैं कि अप्रमापीकृत या अमानकीकृत परीक्षण बहुधा प्रमापीकृत की बजाय कम विश्वसनीय होते हैं। बहुधा का मतलब है यहां पर कंपैरेटिवली, तुलनात्मक, यानी इसकी तुलना में कम विश्वसनीय कौन से होते हैं, अप्रमापीकृत। और ऐसा किसने कहा है स्टूडेंट्स, एलिस ने। आप चाहो तो इस टेबल का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद में आप नोट डाउन भी कर लेना। तो अभी हमने पढ़े कि भाई उपलब्धि परीक्षण के टाइप्स कौन से हैं, उनको अन्य नाम क्या क्या दिया गया है, कौन से ज्यादा रिलायबल है और कम रिलायबल है तो कौन सा है और उसको किसके द्वारा बताया गया है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगली कड़ी में आपके एक और ग्राफिक्स तैयार किया मैंने। एक एक पॉइंट यहां पर बहुत अच्छे से ग्राफिक्स के माध्यम से तैयार किए हुए ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। एक एक पॉइंट हम बारीकी से यहां पर एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना अगला हेडिंग है कि भाई अप्रमापीकृत और प्रमापीकृत जो परीक्षण होते हैं उनका वापिस क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है, उनमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहां पर बात करेंगे प्रमापीकृत परीक्षणों की। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कौन से परीक्षणों की बात कर रहे हैं, प्रमापीकृत परीक्षण। प्रमापीकृत परीक्षण में मैंने आपको बताया था ये व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष की क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो किस किस चीजों के द्वारा, किन किन चीजों के द्वारा व्यवहारात्मक पक्ष की जांच की जा सकती है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहला एक नाम आ रहा है प्रश्नावली। आप सब बहुत अच्छे से परिचित है कि प्रश्नावली जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। और प्रश्नावली आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, यहां पर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको बता देता हूं। प्रश्नावली में क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं
वो चित्र के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्नावली बंद प्रकार की प्रश्नावली भी हो सकती है, खुली प्रश्नावली भी हो सकती है और मिश्रित प्रश्नावली भी हो सकती है। तो प्रश्नावली के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वुडवर्थ ने बताया था। और प्रश्नावली जो है टोटल कितने टाइप की होती है स्टूडेंट्स? 4 टाइप की होती है। यहां पर आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि जो प्रश्नावली है वो किसका एग्जाम्पल है? प्रमापीकृत परीक्षणों की। ठीक है। सेकंड यहां पर नाम आता है आपके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू भी देखो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक पूर्व निर्धारित इंटरव्यू होते हैं और एक मतलब जो एज ए सरप्राइज जो अचानक लिए जाते हैं। तो प्रश्नावली और साक्षात्कार जो है वो दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? प्रमापीकृत परीक्षणों के। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर एक नॉर्मल डिफरेंस बताने जा रहा हूं प्रश्नावली और साक्षात्कार के बारे में, जो आपका कॉन्सेप्ट तैयार करने के हिसाब से काम आएगा। कोई स्पेशली क्वेश्चन यहां से नहीं बन रहा। तो देखना, प्रश्नावली जो होती है और साक्षात्कार, इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है? साक्षात्कार के अंदर व्यक्ति का और जो इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू देने वाला है दोनों का फेस टू फेस आमने सामने होना अनिवार्य होता है, जबकि प्रश्नावली में आमने सामने होना अनिवार्य नहीं होता। आमने सामने हो भी सकते हो और नहीं भी। कैसे? मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। सभी लोग क्रिकेट के मैच वगैरह देखते रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ है, उसमें एक पारी हो जाने के बाद में जब वो आधा घंटा का जो इंटरवल या जो ब्रेक आता है उसके अंदर 4 या 5 विशेषज्ञ की टीम होती है, एक पैनल गठित किया जाता है। ठीक है। और वो जो पहली पारी में कौन कौन से बैट्समैन या कौन कौन से बॉलर का प्रदर्शन कैसा रहा, इससे रिलेटेड एक प्रश्नावली या क्वेश्चनर का ऑर्गेनाइज वहां पर करवाया जाता है। और ये जो प्रश्न है वो किसके माध्यम से? फोन के माध्यम से पूछे जाते हैं, फोन के माध्यम से इनका आंसर दिया जाता है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रश्नावली में आमने सामने होना अनिवार्य नहीं होता, जबकि साक्षात्कार में आमने सामने होना अनिवार्य होता है। सेकंड, फिर आप देखो थर्ड नंबर पे एक नाम आ रहा है पोर्टफोलियो। बहुत सिंपल चीज है। जब मैंने पिछला वीडियो डाला था सीसीई का, तो वहां पर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था कि सर पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? तो ये बहुत ही माइनर पॉइंट है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो किसका एग्जाम्पल है? पोर्टफोलियो का। आप केवल इतना ही याद रख लेना, पोर्टफोलियो नाम आते ही आपको ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको केवल और केवल क्या याद रखना है? जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है वो जब आप तैयार करते हो तो वो किसका एग्जाम्पल है? पोर्टफोलियो का। हम अपनी डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करते हैं ना कि भाई 10th 12th, फिर वो बोर्ड सर्टिफिकेट, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपने स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, उन सारी चीज़ों को एक साथ जब हम एक फाइल में इकट्ठा कर लेते हैं तो जो आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? पोर्टफोलियो का। बहुत नॉर्मल है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। अगला यहां पर एक नाम दे रखा है चेकलिस्ट। इसका भी क्वेश्चन पूछा गया था शायद। तो चेकलिस्ट भी बहुत नॉर्मल चीज है। चेकलिस्ट जो है वो आपके कार्यों की एक सूची होती है। आप जो भी वर्क करने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो इंडेक्स होता है उसको हम किससे संबोधित करते हैं स्टूडेंट्स? चेकलिस्ट। लिख देता हूं मैं साइड में थोड़ा सा, ताकि आपको इस शब्द से ही समझ में आ जाएगा कि चेकलिस्ट का संबंध किससे होता है? कार्यों की सूची, या इसी को हम क्या कह सकते हैं कि कार्यों का क्या करना? संग्रहण करना, कलेक्शन करना, क्या कहलाता है? चेकलिस्ट। कैसे? बहुत नॉर्मल एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, या आप कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं। इवन मैं तो कहता हूं आप कोई घर का बिल्कुल घर का डेली लाइफ का रूटीन का कोई आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसकी भी हम क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं, एक उन कार्यों का विवरण या सूची जो हम तैयार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कार्य सूची। जैसे मान लो आपको घर के स्टोर रूम का सामान लेके आना है, तो उसका भी हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि भाई ये ऑयल हो गया, ये शैम्पू हो गया, ये सैनिटाइजर हो गया, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है तो चेकलिस्ट में यही ऐसे ही कुछ नाम आने चाहिए। या फिर सर्फ वगैरह है, या बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, ये आपने 7-8 नाम एक साथ आपने तैयार कर लिए। यानी ये आप जो बाहर जा रहे हो, आपने जो काम करने जा रहे हो उससे संबंधित जो विवरण, जो डिस्क्रिप्शन है, एक लिस्ट जो आपने तैयार की है, उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? चेकलिस्ट। इसी कड़ी में आपके अगला नाम आता है समाजमिति। बहुत सिंपल नाम है समाजमिति, यानी सोशोग्राम।
जैसा कि आप सभी परिचित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको अपने समाज तथा संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। सामाजिकता का विकास कब होता है? जब व्यक्ति का मेलजोल बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है सीधा समाज से डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि समाजमिति जो विधि है, इधर मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, इसका जो जनक है वो कौन है स्टूडेंट्स? J.L. मोरेनो। कौन है स्टूडेंट्स? J.L. मोरेनो या जैकब एल मोरेनो, ये समाजमिति विधि का जनक है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, जब आपको मैं व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें देखेंगे। अगला देखिए, अगला नाम दे रखा आपके केस स्टडी। केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। केस स्टडी को स्टूडेंट्स हम हिंदी में कहते हैं व्यक्ति अध्ययन या व्यक्ति इतिहास। कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी उठ बैठ कैसे लोगों के साथ है, समाज में उसका व्यवहार करने का तरीका कैसा है, या कोई स्टूडेंट्स स्कूल में उसकी गतिविधियां क्या है, कैसे लोगों के साथ उठ बैठक है, वो टीचर्स के साथ कैसे डील करता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी जब आप स्टडी करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? केस स्टडी या व्यक्ति अध्ययन। और ये जो केस स्टडी वाला जो मेथड है स्टूडेंट्स, ये किसके द्वारा बताया गया? टाइडमैन के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? टाइडमैन। बस इतना सा पता होना चाहिए आपको। इसके बारे में भी आप व्यक्तित्व वाले टॉपिक में फिर से पढ़ेंगे। फिर भी यहां पर आपको ये पता लगा लेना कि केस स्टडी जो है उसके प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। ठीक है, यानी किसी एक पर्सन के बारे में उससे रिलेटेड संपूर्ण डेटा एक जगह कलेक्ट करने का जो संबंध है वो किससे होता है स्टूडेंट्स? व्यक्ति अध्ययन से। अगला आपके नाम आ रहा अवलोकन। देखो, अवलोकन को हम बोलते हैं ऑब्जर्व, किसी को ऑब्जर्व करना। आपको पता हो तो अवलोकन में भी दो टाइप की विधियां आती है। एक तो है आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, या इंट्रोस्पेक्शन को हम क्या कहेंगे हिंदी में, थोड़ा याद नहीं आ रहा मेरे को। ऑब्जर्व का सीधा सीधा मतलब है किसी का निरीक्षण करना, किसी को अवलोकन करना, किसी को जज करना। ठीक है, तो ये जो सबसे परंपरागत और जो सबसे प्राचीन तरीका है वो आपके कौन सा कहलाता है स्टूडेंट्स? अवलोकन। सबसे प्राचीन और परंपरागत तरीका कौन सा है? इन सब में से अवलोकन है। और फिर अपने अगला नाम आ रहा है रेटिंग स्केल। बहुत सिंपल नाम है। आजकल तो आपने देखा होगा लोग ओला और उबर के जो कैब यूज करते हैं उसके अंदर भी मतलब ड्राइवर जब आप उसको पे कर देते हो तो आपको सजेस्ट करता है कि सर मेरे को रैंक देना, रेटिंग देना, कि भाई आपने किसी को 5 में से 5 रेटिंग दिया है, 4 दिया है या 3 दिया है। तो रेटिंग स्केल उसकी कार्य प्रणाली, उसके वर्किंग एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी ने कैसा कार्य किया है, उसी के आधार पर उसको क्या दी जाती है? रेटिंग दी जाती है। ठीक है, तो चाहे वो ओला उबर कैब की बात हो या घरेलू कामों की बात हो या किसी इंटरव्यू के अंदर बात हो या ग्रेड देने की बात हो, जैसे A+, B, ये सारा जो जानकारी हो किसके अंतर्गत आएगी स्टूडेंट्स? रेटिंग स्केल के अंतर्गत आएगी। और सबसे अंतिम नाम आ रहा प्रमापीकृत परीक्षण के अंतर्गत संचयी आलेख, या इसी को हम कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। और ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। आपने मैथमेटिक्स के अंदर जब मीन, मोड और मीडियन का जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए, आपने कलेक्शन ऑफ डेटा को आपने यूज किया और फिर आपने उनको अलग अलग तरीके से क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग वर्गों में आपने उसको बांट दिया। तो क्लासीफाई करने से पहले आपको आंकड़ों को क्या करना पड़ता है? संचय करना पड़ता है, उनको इकट्ठा करना पड़ता है, जिसको स्टूडेंट्स हम किस नाम से जानते हैं? संचयी आलेख या कम्युलेटिव रिकॉर्ड। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी हो सकती है मैं आपको फिर से बता रहा हूं। प्रमापीकृत परीक्षण जो होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी। और प्रमापीकृत परीक्षणों के ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये सारे क्या इसके मेथड्स या एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, तो आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रमापीकृत परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो यदि आप तो यहां पर ये सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, या फिर आपने अप्रमापीकृत को अच्छे से याद कर लिया तो तब भी आप इनकी आप इजीली पहचान कर सकते हो। तो इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब दूसरा अपना जो कंपैरिजन आता है स्टूडेंट्स, दूसरे टाइप के जो अपने परीक्षण हैं वो कौन से हैं? अप्रमापीकृत परीक्षण या अमानकीकृत परीक्षण। तो देखिएगा स्टूडेंट्स,
जो अप्रमापीकृत परीक्षण होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। यहां पर आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारी गाइड्स वगैरह में या बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वीडियोस हैं जहां पर लोग गलत डेटा डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिएगा अप्रमापीकृत परीक्षण टोटल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। और आप सभी इस चीज से मतलब बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस्ड भी हैं, क्योंकि आपने मौखिक परीक्षाएं भी दी है, लिखित परीक्षाएं भी दी है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आप लोगों ने दिए हैं। तो अप्रमापीकृत परीक्षण जो कि किसके द्वारा निर्मित होते हैं? शिक्षक द्वारा निर्मित होते हैं। व्यक्ति के कौन से पक्ष की जांच करते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करते हैं। और एलिस कहता है कि ये कम विश्वसनीय होते हैं। और इन परीक्षणों के हम कितने टाइप पढ़ रहे हैं? 3 टाइप, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। अब वापस जो लिखित परीक्षण हैं उनको हम स्टूडेंट्स कितने प्रकार में बांटेंगे? 4 प्रकार में बांटेंगे। आपको बहुत जगह इनके 2 प्रकार ही मिलते हैं, लेकिन बहुत सिंपली आप खुद अंडरस्टूड चीज है, आपको पॉइंट देखते ही समझ में आ जाएगा कि लिखित जो परीक्षण है उनको हम वापस कुल कितने प्रकार में बांटते हैं स्टूडेंट्स? 4 टाइप में। तो ये 4 टाइप कौन कौन से होंगे? लघुतरात्मक क्वेश्चन, अति लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन। ये जो 4 टाइप के जो क्वेश्चन है वो किसका प्रकार होता है स्टूडेंट्स? लिखित प्रकार के परीक्षण का। और यही जो 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, इन चारों का जो ब्यौरा आपको किस में मिलता है? ब्लूप्रिंट में, जो कि उपलब्धि परीक्षण का मुख्य आधार है। एक एक पॉइंट को मैं आपको कोरिलेट करके, इंटर रिलेटेड करके बता रहा हूं, ताकि क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएं आपका क्वेश्चन जो है आंसर गलत नहीं होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत अच्छा फैक्ट जो जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी, आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं या वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन या जो मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको वापस कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो ये होता है प्रत्यास्मरण के आधार पर और एक बांटा गया इसको प्रत्याभिज्ञान के आधार पर। यानी वस्तुनिष्ठ के भी वापस कितने पार्ट हो जाएंगे? देखो, सबसे पहले मानकीकृत परीक्षण के कितने टाइप? 3 टाइप, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। लिखित के वापस कितने टाइप? 4 टाइप। उन 4 में से जो वस्तुनिष्ठ वाला पार्ट है उसके वापस कितने टाइप हैं? 2 टाइप। तो यदि टाइप का भी इन तीनों के अंदर डिफर करके क्वेश्चन पूछे तब भी वो अच्छा क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में पहला जो है वो एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षण। और दूसरा आपके क्या आ जाएगा? प्रत्याभिज्ञान आधारित परीक्षण। तो यहां पर आपको कोई एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। देखो, जैसे यदि हम बात करें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर 4 अल्टरनेट या 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। आजकल का तो कंपटीशन का नेचर ही यही है, ऑब्जेक्टिव नेचर है, ठीक है ना। तो जो मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो एमसीक्यूज जो होते हैं, वो आपके किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट? प्रत्याभिज्ञान वाले भाग में आएंगे। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। देखो, मैंने लिखा हुआ है एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एबीसीडी जिनको हम कहते हैं, वो किसका भाग है? प्रत्याभिज्ञान का। और यदि हम बात करें ब्लैंक्स भरना या रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करना होता है स्टूडेंट्स, वो किसका पार्ट होता है? प्रत्यास्मरण का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्रत्यास्मरण का। या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि सत्य और असत्य कथन छांटना, ट्रू फॉल्स की जानकारी, वो किसका भाग हो जाएगा? प्रत्याभिज्ञान का। या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए एक साइड में और उनसे रिलेटेड इधर डेट्स दे दी। जैसे मान लो, जैसे आपको पूछ लिया कि भाई बुद्धि का पहला परीक्षण, तो आगे एक तरफ लिख दिया बुद्धि का पहला परीक्षण और इधर आपको ऑप्शन दे दिया 1905। या फिर आपको पूछ लिया कि बुद्धि का पहला क्रियात्मक परीक्षण कब किया गया, फिर आपको उधर उसकी डेट दे दी। फिर आपको पूछ लिया सेंगविन ने परीक्षण कब तैयार किया था? 1866 में। तो 4 इधर नाम दे देंगे और इधर आपको 4 डेट दे देंगे, जिनमें से आपस में उनको आपको क्या करना पड़ता है? जो सत्य चीजें उनको आपको मिलान करना पड़ता है। तो मिलान करने की बात हो या ट्रू फॉल्स की बात हो या मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन की बात हो, ये तीनों ही जो है वो किसका पार्ट होता है स्टूडेंट्स? प्रत्याभिज्ञान का। अच्छे से याद रखना, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रत्याभिज्ञान से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से याद होंगे। और फिर आपसे पूछ लिया कि प्रत्यास्मरण आधारित क्या होते हैं, तो एक तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? खाली जगह भरना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। रिक्त स्थानों की जब हम पूर्ति करते हैं तो एक सेंटेंस के अंदर 2 से ज्यादा
खाली स्थान नहीं होने चाहिए। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में सत्य कथन या असत्य कथन कौन सा है। तो दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं कि कोई एक रिक्त स्थान का जो क्वेश्चन बना हुआ है उसमें दो से ज्यादा जगह रिक्त स्थान दिए हुए नहीं होने चाहिए। और सेकंड जो ऑप्शन है, किसी भी क्वेश्चन के एक तो जस्ट स्टार्टिंग में और एक सबसे एंड में, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग और बिल्कुल एंड में रिक्त स्थान कभी भी दिए हुए नहीं होने चाहिए। फिर से बता देता हूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना प्रत्यास्मरण का भाग है। एक प्रश्न में दो से ज्यादा रिक्त स्थान नहीं होने चाहिए और ये प्रश्न के बिल्कुल शुरुआत में तथा बिल्कुल एंड में कभी भी रिक्त स्थान दिए हुए नहीं होने चाहिए। और दूसरा प्रत्यास्मरण का जो पार्ट आता है स्टूडेंट्स, वो है कब, कौन और कहां से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके किसका पार्ट आएगा, प्रत्यास्मरण का पार्ट आएगा। कैसे, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है या विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी, ठीक है ना। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आंसर इसका 28 फरवरी। ये जो क्वेश्चन है तो ये किससे संबंधित होगा, प्रत्यास्मरण से संबंधित होगा। या फिर डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ, ठीक है ना, या डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो किसी भी चीज के बारे में कब, कौन और कहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनका संबंध किससे होता है स्टूडेंट्स, प्रत्यास्मरण से होता है। मैंने आपको इन दोनों की एग्जाम्पल पार्ट को, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहां से क्वेश्चन बनने की जितनी भी संभावना रहे, अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो गया होगा स्टूडेंट्स। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ये प्रमापीकृत के एग्जाम्पल्स हैं और अप्रमापीकृत ने हमने टाइप में टाइप फिर टाइप में टाइप हमने पढ़े हैं। और इसमें से भी अपने सबसे महत्वपूर्ण वाला जो पार्ट है स्टार मार्क कर देता हूं। एक तो प्रत्यास्मरण आधारित क्या होते हैं और प्रत्याभिज्ञान आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बहुत ही अच्छा पार्ट आ रहा है। अपना जो अगला पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, उसका नाम है आपके मूल्यांकन त्रिकोण। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, मूल्यांकन त्रिकोण, या इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, इवेल्युएशन ट्रायंगल। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, वापस रिपीट भी हो सकता है क्योंकि ये टीचिंग मेथड्स का के भी पार्ट में आता है। तो मूल्यांकन का त्रिकोण, यानी मूल्यांकन में मुख्य तौर से कितने बिंदुओं को, कितने पॉइंट को शामिल किया जाता है, 3 पॉइंट को शामिल किया जाता है, जिनमें से एक आपके नाम आता है शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी की हम बात करेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा ट्रायंगल में, शैक्षिक उद्देश्य। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्य। और फिर बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो बच्चों को कितने, मतलब उसको सीखने का प्रोसेस कैसा है, उसको कितना अधिगम हुआ है, अधिगम की कितनी मात्रा हुई है। तो जो अधिगम अनुभव होते हैं छात्र के, वो भी किसका पार्ट होता है स्टूडेंट्स, मूल्यांकन त्रिकोण का। तो इसका अगला भाग क्या हो जाएगा आपके, अधिगम अनुभव। तो किसी भी स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया है या शैक्षिक उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई है, इसका पता कब चलेगा, जब इसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन के अंतर्गत गुण और दोष दोनों ही चीजों की जानकारी दी जाती है। तो ये 3 चीजें हैं जिनको किसमें शामिल किया जाता है, मूल्यांकन त्रिकोण में। आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ इवेल्युएशन ट्रायंगल, कि निम्न में से कौन सा एक मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद होंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें आपको जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करने वाला जो ऑप्शन एग्जामिनर डाल सकता है वो डाल सकता है, 3 पॉइंट ये डाल दिया और चौथा आपको डाल दिया शिक्षण अनुभव। तो देखो
जनरली अपनी फितरत रहती है कि भाई मूल्यांकन करेंगे तो एक पढ़ाने वाला होगा, एक पढ़ने वाला होगा, और शिक्षण के क्या होंगे वहां पर, शैक्षिक उद्देश्य होंगे। तो शिक्षण की बात भी हम अपने को यहां पर क्या कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। तो जो टीचिंग करवा रहा है उसका मूल्यांकन नहीं करना, मूल्यांकन किसका करना है, लर्नर का मूल्यांकन करना है, अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करना है कि वास्तव में उसने कितना लर्न किया है, उसको कितने ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, क्या क्या स्ट्रेटजीज वो अपने सुधार में यूज कर सकता है, और कितने शैक्षिक उद्देश्यों की उसने प्राप्ति कर ली है। तो शिक्षण अनुभव को मूल्यांकन त्रिकोण में शामिल नहीं किया जाता। ये ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दिया जा सकता है।